हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 6 की एनसीईआरटी की आवर पास्ट हम कवर कर रहे हैं और इसमें चैप्टर हम 4 कर रहे हैं। व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। किताबें और जो बरियल्स हमें मिले हैं वो हमें क्या बताते हैं, ये हम चैप्टर कवर कर रहे हैं। लिटरेरी सोर्स हमने देख लिया, सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है इसके बारे में हमने जाना था थोड़ा बहुत। संस्कृत और दूसरी लैंग्वेजेस का क्या रिलेशन था इसके बारे में जाना। हिस्टोरियंस ने ऋग्वेद को किस तरह से स्टडी करा इसके बारे में हमने जाना था। एक हमने कन्वर्सेशन देखा था, एक ऋषि मुनि विश्वामित्र नाम के जो थे उनका कन्वर्सेशन पढ़ा था दो नदियों के साथ, सतलज और बियास के साथ। इसके साथ हमने जो था कैटल्स, हॉर्सेस और चैरियट के बारे में पढ़ लिया था। आज जो हम चैप्टर अपना कंटिन्यू करेंगे वो वहाँ से स्टार्ट होगा हमारा वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल। लोगों को किस तरीके से डिस्क्राइब करा जाता था, उनके लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करा गया था बताने के लिए कि ये लोग किस तरह के हैं या ये किस तरह के काम करते हैं, किस तरह के उनके वर्क के बेसिस पर, उनके लैंग्वेज के बेसिस पर, जिस जगह से वो रह रहे हैं उसके बेसिस पर उनको कुछ वर्ड्स में बताया गया था। तो हम उस पार्ट को अब हम पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देयर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल। लोगों को डिस्क्राइब करने के कई तरीके थे, उनके काम के बेसिस पर, उनकी भाषा के आधार पर, उनके बोलचाल पर, उनके रहने की जगहों के हिसाब से, उनकी फैमिलीज़ के हिसाब से, उनकी कम्युनिटीज़, उनकी कल्चरल प्रैक्टिस के हिसाब से लोगों को डिस्क्राइब करा गया। देख लेते हैं, लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फाउंड इन ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें किस तरह के नाम मिलते हैं और वो किस तरीके से उन नामों को वेरीफाई करते हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। जनरली दो ग्रुप्स की बात करी गई है और डिस्क्राइब करे गए हैं उनके काम के बेसिस पर। काम के बेसिस पर एक प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण जिसे कहा जाता है, पुजारी जो कि पंडित यानी ये ब्राह्मण्स कहे जाते हैं, जो बेसिकली इनका काम क्या होता है, रिचुअल्स को परफॉर्म करना। रिचुअल्स यानी कि जो भी उनके हवन वगैरह हैं या जो भी उनकी जो एक तरीके की परंपराएं हैं वो फॉलो अगर करते हैं वो, तो उनको ब्राह्मण्स या प्रीस्ट कहा जाता है। और दूसरे जो हैं वो हैं राजा। राजा क्या है, राजा वर नॉट लाइक द वंस यू विल बी लर्निंग अबाउट लेटर। यानी राजा वो नहीं है जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, भाई राजाओं के बारे में हम आगे ये पढ़ेंगे कि उनके किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन था, वो किस तरीके से जो है वो रूल करते थे, उस बारे में राजाओं के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये राजा जो थे, इन राजाओं के बारे में ये बात कही जाती है कि इनके पास कोई अपनी कैपिटल नहीं थी, इनकी कोई राजधानी नहीं थी, इनका कोई अपना एक पक्का कोई सिटी शहर नहीं था, कोई इनके महल नहीं थे, इनकी कोई पक्की आर्मी नहीं हुआ करती थी, और ना ही ये किसी तरह का कोई भी टैक्स या फिर कर कलेक्ट करते थे। यानी यहाँ पर इनके बारे में कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बेसिकली जो है वो एक कबीले के हिसाब से कह सकते हैं, कम्युनिटी में जैसे हर एक कम्युनिटी में अपना खुद का उनका एक राजा होता है, उसकी तरह ही ये इनका एक काम था। आगे कह रहे हैं कि जनरली सन डिड नॉट ऑटोमेटिकली सक्सीडेड फादर एज राजाज। यानी जो लड़के हुआ करते थे उनको ऑटोमेटिकली सक्सेशन नहीं मिलता था फादर के बाद एज अ राजा के तौर पर। यानी अगर पिताजी दुनिया से जा चुके हैं उसके बाद ऑटोमेटिकली राजा गद्दी पर बैठ जाए, ऐसा कोई प्रोसेस था ही नहीं। जबकि आगे आने वाले हम जो क्लासेस में जब राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रोसेस था। ये राजा अगर मर जाता है यानी कोई रूलर मर जाता है तो उसके बाद उसके गद्दी पर उसका सिंहासन पर जो है वो उसका बेटा बैठेगा। ये आगे हम राजाओं के बारे में पढ़ेंगे और हम जानते भी हैं, ऐसी हमने बातें सुनी हैं। मुगल टाइम पीरियड की बात में अगर देखें तो पूरी एक 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 हायरार्की चली है, एक राजा से बाबर से लेके पूरी हमारे एक आखिरी मुगल रूलर तक जो है वो एक हायरार्की चली है, जिसमें हर एक मुगल रूलर के मरने के बाद उसका बेटा जो है वो गद्दी पर बैठता है। अब वो चाहे बाप को मार के बैठता हो, चाहे वो किसी तरीके से कोई षड्यंत्र रच के बैठता हो, लेकिन वो हाल फिलहाल बैठता ही है। इस तरीके का राजाओं का प्रोसेस हम आगे देखेंगे, लेकिन इन राजाओं के बारे में ऐसा कोई भी काम हमें देखने को नहीं मिला। रीड द प्रीवियस सेक्शन। हम पीछे के अब एक्सरसाइज कह रहे हैं कि पीछे के सेक्शन को पढ़ो और उसमें आप फाइंड आउट करो कि राजा क्या करता था, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करिए। यह आपका होमवर्क है, आप इसे करिए। जो भी एनसीईआरटी में एक्सरसाइज दे रखी है ना, चैप्टर के बीच में चाहे चैप्टर के एंड में, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में करनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंसेप्ट अपने क्लियर करने हैं। आगे हम पढ़ते हैं, टू वर्ड्स भी ऑफ डिफाइन करेंगे। दो शब्दों को डिफाइन यूज करा गया है लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए एज
और कम्युनिटी एज अ होल, यानी पूरी कम्युनिटी को या लोगों को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए दो शब्दों का हमें इस्तेमाल मिलता है। एक हमने पीछे देख लिया, यानी कि प्रीस्ट के तौर पर या ब्राह्मण्स के तौर पर, और दूसरे राजाओं के तौर पर। अब एक कम्युनिटी को और लोगों को डिफाइन करने के लिए क्या कहा गया है, वो ये कहा गया है कि एक वर्ड हम यूज़ करते हैं जना, जो कि हम स्टिल यूज़ करते हैं हिंदी में। हिंदी में हम कहते हैं ना कि जन, जन बेसिकली हम वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जन का मतलब एक तरीके से लोग, यानी कि पीपल। हम अगर कहें तो एक तरीके से जनगणना अगर हम करते हैं, जो सेंसस होता है जनगणना, यानी जन का मतलब लोगों की गणना करना, जनगणना हो गया। तो ये एक वर्ड इस तरीके से हम हिंदी में यूज़ करते हैं, और दूसरी लैंग्वेजेस में भी यूज़ होता है। लोगों को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी एक अपना एक टर्म है, अपना एक उनका एक वर्ड है। और दूसरा जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं विश, यानी दो तरह के वर्ड की बात कर रहे हैं। वर्ड है एक जना और दूसरा है विश। पीछे हमने कौन सा वर्ड पढ़ा था, एक राजास का पढ़ा था और दूसरा हमने ब्राह्मण्स का पढ़ा था। एक राजा और दूसरा ये ब्राह्मण्स या प्रीस्ट। दीज टू ग्रुप्स आर डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ देयर वर्क, यानी काम के तौर पर दो वर्ड हमने पढ़ लिए, काम के हिसाब से डिस्क्राइब करे गए हैं दो शब्द, एक प्रीस्ट ब्राह्मण, प्रीस्ट और ब्राह्मण एक वर्ड, और दूसरा राजा। ठीक है, उसके बाद कम्युनिटी के आधार पर जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हैं दो वर्ड, एक जन और दूसरा वेश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम द विश, वैश्य वर्ड जो है वो विश से निकल कर आया है, यानी कि वैश्य बेसिकली जो होता है एक तरीके से ट्रेडर, ट्रेडर कह सकते हैं, जो कि ट्रेडिंग करता है। ठीक है, सामान का खरीदना और बेचना ये ट्रेडर का काम होता है, तो वो वैश्य शब्द इसी विश से निकल कर आया है, जिसके बारे में हम चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। कुछ विश और जन, इनके नाम भी मेंशन करे गए हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से नाम मेंशन करे गए हैं। एक नाम मेंशन करा गया है पुरु, या हम इसे कहेंगे पुरुजन या पुरुवेश, ये एक नाम। दूसरा नाम भरतजन या भरतवेश, दूसरा नाम। तीसरा नाम यदुजन और या फिर यदुवेश अगर हम कहेंगे तो ये नाम होंगे। 3 नाम हमने इसमें मेंशन कर रखे हैं। अब इन्हें नाम कुछ साउंड फैमिलियर करते हैं, ये आप लोग खुद देखिए। कभी कभार समटाइम्स पीपल हु कंपोज द हाइम्स, कभी कभार जो लोग हाइम्स कंपोज कर देते ना, जो मैन और वुमेन बेसिकली, तो वो अपने आप को डिस्क्राइब करते थे आर्याज, यानी कि जिन्होंने भी किसी भी सुक्ता का या हाइम का कंपोजिशन किया है ना, तो वो हो गए आपके आर्याज। एंड कॉल्ड देयर अपोनेंट दासाज और दस्यूज, और यानी वो लोग जो इनके अपोजिट हैं, यानी जो भी हाइम्स कंपोज नहीं करते हैं, वो हो गए आपके दासाज या दस्यूज। ये बेसिकली लोग वो थे जो सेक्रीफाइस नहीं करते थे, परफॉर्म मतलब जो बलियाँ होना या रिचुअल्स को परफॉर्म करने वाला, वो कोई काम नहीं करते थे। और वो प्रोबेबली जो थे वो डिफरेंट लैंग्वेज बोला करते थे, और बाद में इनका टर्म जो कर दिया गया है वो दासा के नाम, अब हम इन्हें दासा कहा जाता है। दासा यानी बेसिकली एक तरीके का स्लेव, केम टू मीन एज स्लेव, यानी मेल अगर टर्म यूज़ हो रहा है किसी स्लेव के बारे में तो उसे कहा जाएगा दासा, और अगर फीमेल कोई आपकी है स्लेव तो उसका नाम होगा दासी। स्लेव्स वर वुमेन और मैन, यानी ये गुलाम जो थे ये औरतें थीं और आदमी थे, जिनको बेसिकली जब बैटल हुआ करती थी तो उसमें कैप्चर कर लिया जाता था। युद्ध में जीतने के बाद जो भी वेल्थ होता, हमने पीछे पढ़ा था ना, जो बैटल्स हो रही थी वो बैटल्स बहुत चीज़ों के लिए हो रही थी, ज़मीन के लिए हो रही थी और लोगों को कैप्चर करने के लिए भी हो रही थी। तो उन्हीं में बैटल्स जीतने के बाद जो लोग कैप्चर करके पकड़ कर लाए जाते थे, उनको जो था वो गुलाम बना लिया जाता था। उनको ट्रीट करा जाता था कि ये ओनर की प्रॉपर्टी है, यानी उनकी अमानत है, और वो उनके लिए काम करेंगे जो भी वो आदेश देंगे, यानी ओनर जो भी आदेश देगा करने के लिए कि मेरे लिए भाई खाने के लिए बनाओ, मेरे लिए पानी लाओ पीने के लिए, मेरे लिए जो है वो एक तरीके से जो है वो मेरे लिए ये बंदोबस्त करो, मेरे लिए वो काम करके दो, तो ये सारी चीज़, मेरे लिए पालकी उठा के ला के दो, पालकी मतलब जिसमें राजा रानियाँ बैठ के जाया करती वो पालकियाँ, तो ये उनके इस तरीके के काम करा करते थे। ऋग्वेद वॉज बींग कम्पोज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ऋग्वेद जो है वो कंपोज होते थे कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट के एरियाज में, सब कॉन्टिनेंट के वहाँ पर वे कंपोज हुए। देयर वर अदर डेवलपमेंट एल्सवेयर, और भी बाकी जगहों पर वहाँ पे कुछ जो है डेवलपमेंट हुआ ऋग्वेद के साथ साथ, और भी वहाँ पर कुछ अलग तरीके का विकास हुआ। लेट अस लुक सम ऑफ दीज, इनके बारे में हम कुछ अभी देखेंगे आगे चैप्टर में। साइलेंट सेंटिनल्स, द स्टोरी ऑफ द मेगालिथ, साइलेंट सेंटिनल्स
या एक कहानी है, मेगालिथ्स की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। साइलेंट सेंटिनल्स क्या चीज़ है? साइलेंट सेंटिनल्स बेसिकली क्या ना, एक बड़े बड़े पत्थरों को कहा गया है। एक मतलब बहुत ही बड़े बड़े ह्यूज पत्थर होते हैं जिनको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है और वो खड़े हो जाते हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तो उनको सेंटिनल्स कहा गया है कि ये एक तरह के सोल्जर हैं और एक तरीके के गार्ड्स हैं, दरबारी हैं, जो खड़े होते हैं, जो एक तरीके की जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, वॉच करते हैं, एक तरीके से नज़र बना रखते हैं। तो वो उनको कहा गया एक तरीके से कि वो साइलेंट है, तो बोल नहीं सकते, पत्थर तो बोल नहीं सकते, तो वो एक तरीके से साइलेंट सेंटिनल्स उनको कहा गया है। बेसिकली सेंटिनल्स का मतलब एक तरीका होता है एक सोल्जर या फिर एक तरीके का गार्ड, जो जो जिसका काम ये होता है कि वो खड़े होकर नज़र रखे दूसरी चीज़ों पर। ठीक है, तो वो साइलेंट सेंटिनल्स होगा ये। अब लुक एट द इलस्ट्रेशन ऑन द नेक्स्ट पेज पे हमें एक इलस्ट्रेशन मिलेगा, देखेंगे उसे हम आगे, लेकिन थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं। दीज स्टोन बाउल्डर्स आर नोन एज मेगालिथ। वो स्टोन बाउल्डर्स यानी कि जो वो बड़े बड़े पत्थर है ना, उनको स्टोन बाउल्डर कहा गया है और उनको मेगालिथ कहते हैं। बेसिकली उसका जो एक टर्मिनोलॉजी, उसका एक जो टर्म है, प्रॉपर टर्म जो है वो मेगालिथ है। मेगालिथ का मतलब होता है, मेगा से बना हुआ है, मेगा का मतलब होता है ह्यूज, ह्यूज, और लिथ का मतलब हमने पीछे भी पढ़ा था, उसका मतलब होता है स्टोन्स। तो यानी कि ये ह्यूज स्टोन्स को जो है वो मेगालिथ कहा गया है। तो वो स्टोन बाउल्डर्स को हम मेगालिथ कहते हैं। लिटरली बिग स्टोन्स होते हैं। दीज वर केयरफुली अरेंज्ड बाय पीपल। इनको लोग बड़ी आसानी, बड़े ही बहुत ध्यानपूर्वक अरेंज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इतने भारी होते हैं ये पत्थर कि अगर ज़रा सी भी कहीं कोई मतलब एक तरीके से लापरवाही हो गई तो समझ लीजिए उस पत्थरों के नीचे इंसान आ जाएगा और उसका तो फिर हाल ही ख़राब हो जाएगा। एंड वर यूज टू मार्क बरियल साइट, और उनको इस्तेमाल करा जाता है एज अ बरियल साइट। कहने का मतलब ये कि ये एक बरियल साइट है, इसके नीचे किसी को दफनाया गया है। द प्रैक्टिस ऑफ इरेक्टिंग मेगालिथ बिगेन अबाउट 3000 साल पहले। 3000 साल पहले ये प्रैक्टिस शुरू हुई थी, यानी बड़े बड़े पत्थरों को ज़मीन में गाड़ने की जो प्रैक्टिस थी ये 3000 साल पहले जो थी वो शुरू हुई थी। एंड वॉज प्रेवलेंट थ्रू आउट द डेकन, साउथ इंडिया एंड इन द नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर। और ये पत्थर हमें जो थे प्रेवलेंट है, मतलब देखने को मिलते हैं डेकन के रीजन में, साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट के रीजन में और कश्मीर के कुछ रीजन्स में हमें ये बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि इनके नीचे जो है वो बहुत बड़े बड़े, मतलब इनके नीचे किसी को दफनाया गया है। वो बरियल साइट की तरह से वो है आइडेंटिफाई करे गए हैं। ये है आपकी एक इमेज जिसके इलस्ट्रेशन की बात करी गई थी पीछे, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं। कि टॉप में दिस टाइप ऑफ मेगालिथ इज नोन एज द सिस्ट। ये इस तरह के जो मेगालिथ्स है ये, इसको कहा जाता है सिस्ट। सम सिस्ट लाइक द वन शोन हेयर, जो यहाँ पर दिखाया गया है, हैव पोर्ट होल्स विच कुड बी यूज्ड एज एंट्रेंस। यहाँ पे आपको एक पोर्ट होल दिख रहा होगा जो एंट्रेंस के तरीके से दिखाया गया है, कुछ ये शायद मेरे ख्याल से होगा, ये चीज़ की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ये एंट्रेंस पिट होल्स दिखाए, पोर्ट होल्स दिखाए गए हैं एक एंट्रेंस के तौर पर, यहाँ से एंट्री होनी है। सम इम्पोर्टेंट मेगालिथ साइट जो कि हमने शोन देखी है पीछे मैप 2 में, पेज नंबर 12 पर। हमने जब चैप्टर पीछे पढ़ा था ना, तब हमने चैप्टर में देखा था, मैप 2 देखा था पेज नंबर 12 पर। उसको मैं एक बार दिखाता हूँ। ये है आपका मेगालिथिक साइट, यानी यहाँ पर आपको बड़े बड़े पत्थर देखने को मिलेंगे, यानी कि ये ब्रह्मगिरी और ये आदिरा चेल्लूर, ये आदिना लिखा हुआ है आदि चन्नलूर जो है वो ये जगह है। यहाँ पर आपको ये मेगालिथ मिलेंगे देखने को बड़े बड़े। वाइल सम मेगालिथ कैन बी सीन ऑन द सरफेस, कुछ मेगालिथ आपको सरफेस पर दिख जाएंगे, ज़मीन की सरफेस पर, और बाकी जो मेगालिथिक बरियल्स होंगे वो मिलेंगे आपको ऑफन अंडरग्राउंड, यानी ज़मीन के अंदर बिल्कुल वो धसे हुए होंगे, बड़े बड़े पत्थर जैसे आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कभार आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वो फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बाउल्डर्स का एक पूरा एक सर्कल मिलता है, और सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, यानी आपको पूरा एक जो है वो आर्कियोलॉजिस्ट कभी कभार ने फाइंड आउट किया है सर्कल्स ऑफ स्टोन बाउल्डर्स, यानी जो बड़े बड़े पत्थर है ना, उसका पूरा बड़ा बड़ा पत्थर आपको देखने को मिला है, बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे। दीज आर ओनली इंडिकेशंस दैट देयर आर बरियल्स बीनेथ। ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं कि इनके नीचे कुछ ना कुछ बरियल है, यानी इनके नीचे कुछ ना कुछ दफनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एक एक्सरसाइज दी गई है, कुछ अरेंजमेंट्स करने हैं आपको इसमें कि किस तरीके से इन मेगालिथ्स को जो है वो इनकी प्रोसेसिंग करी गई हो, कैसे इन मेगालिथ्स को दफनाया गाड़ा गया है, किस तरीके से खड़ा गया करा गया इन मेगालिथ्स को। ये एक्सरसाइज है, इसको आप अरेंज करने की कोशिश करिएगा।
ऑल दीज बरियल्स हैव सम कॉमन फीचर्स, इन बरियल्स के कुछ अपने खुद के कॉमन फीचर्स हैं। जनरली द डेड वर ब्यूरिड विद डिस्टिंक्टिव पॉट्स, यानी इनके नीचे जो है वो कुछ लोगों को दफनाया, कुछ मरे हुए लोग जो हैं उनको बरी करा गया है उनके डिस्टिंक्टिव पॉट्स के साथ, उनके साथ में कुछ इक्विपमेंट रखे गए हैं जिनको खास तौर पे कहा जाता है ब्लैक एंड रेड वेयर, काले और लाल रंग के कुछ बर्तनों को इन डेड्स के साथ जो है वो दफनाया गया है। ऑल्सो फाउंड आर टूल्स एंड वेपन्स ऑफ आयरन के और समटाइम्स स्केलेटन्स ऑफ हॉर्सेज, हॉर्स इक्विपमेंट एंड ऑर्नामेंट ऑफ सम ऑफ स्टोन एंड गोल्ड्स, पत्थरों के, सोने के ये ऑर्नामेंट्स इनको दफनाए गए हैं। साथ ही जो घोड़े के जो इक्विपमेंट है वो दफनाए गए हैं। साथ में हॉर्सेस के स्केलेटन भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ टूल्स एंड वेपन्स मिलेंगे जो कि आयरन के बनाए हुए हैं। ये सब इस तरह की सारी चीज़, बहुत सी सारी चीज़ें जो हैं वो दफनाई हुई हमें मिली हैं। आप ये इमेज देख सकते हैं, ये आपको एक आयरन इक्विपमेंट मिलेगा फाउंड फ्रॉम द मेगालिथ ब्यूरियल से। लेफ्ट टॉप में जो आपको मिलेगा ये एक हॉर्स का इक्विपमेंट है, मेरे ख्याल से इस पर पैर रख के घोड़े के ऊपर चढ़ा जाता था, वैसा इक्विपमेंट है ये। लेफ्ट बिलो में आपको मिलेंगी एक्सेस, लेफ्ट बिलो में आपको मिलेंगी कुल्हाड़ियाँ, ये कुल्हाड़ी हैं, यहाँ पर किस तरीके से मिला है ये पार्ट। एक मिलेगा आपको ये डैगर, ये एक चाकू आपको मिलेगा। ये कुछ जो दफनाए हुए मेगालिथ में बरियल्स मिले हैं ये उसी का ये इमेजेस हैं। अब हम कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी से। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस के बारे में, यहाँ पर जो सामाजिक विभिन्नताएं हैं उसके बारे में कुछ बता रहे हैं। कह रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग टू द डेड पर्सन, यानी जो स्केलेटन मिले हैं वो डेड पर्सन से बिलोंग करते हैं। कुछ जो ऑब्जेक्ट्स मिली हैं स्केलेटन के साथ साथ जो ऑब्जेक्ट्स मिली हुई हैं वो जो हैं वो डेड पर्सन के साथ उनका कोई ना कोई एक रिश्ता था, एक रिलेशन था कि वो इस्तेमाल होती थी, वो पॉट्स इस्तेमाल करते होंगे, वो ऑर्नामेंट्स, वो गोल्ड के और जो पत्थरों के ऑर्नामेंट्स है वो इस्तेमाल करते होंगे, उन बर्तनों का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा, उन जानवरों का उन्होंने इस्तेमाल किया होगा और उनके मरने के बाद उन्होंने उसको दफना दिया होगा साथ में उसके। कभी कभार हमें ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स भी मिलने हैं एक ही ग्रेव में, एक ग्रेव में हम यानी एक कब्र में कई सारे ऑब्जेक्ट्स हमें साथ में मिले हैं। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप 2 पेज नंबर 12, पेज नंबर 12 पर जो मैप 2 दे रखा है यानी इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वो ब्रह्मगिरी की साइड के बारे में कह रहे हैं जो मेगालिथिक साइड है, जिसको मैंने अभी आपको यहाँ पर ये दिखाया, ये है ब्रह्मगिरी, ये है आपका ब्रह्मगिरी जो कि एक मेगालिथिक साइट है। इसके बारे में बताने की बात कर लोकेट करने कह रहे हैं। हेयर वन स्केलेटन वॉज बरीड विद 33 गोल्ड बीड, 2 स्टोन बीड, 4 कॉपर बैंगल और एक वन कॉन्च शेल। यहाँ पर एक वो कह रहे हैं कि एक ग्रेव में कई सारे ऑब्जेक्ट मिले, उसी का एक एग्जाम्पल दिया है कि एक स्केलेटन दबा हुआ मिला जिसके साथ 33 सोने के मोती थे, 2 पत्थर के मोती, 4 कॉपर की बैंगल्स मिली और एक कॉन्च शेल आपको मिला। इतनी सारी चीज़ें मिली हैं उसे एक कब्र में। अदर स्केलेटन्स हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स, कुछ स्केलेटन्स के साथ मटके मिले हैं, पॉट मिले हैं। दीज फाइंड सजेस्ट कर दिए कि देयर वर सम डिफरेंस इन स्टेटस अमंग द पीपल हु वर बरीड, यानी यहाँ पर स्टेटस के बारे में बात बताना चाह रहे हैं। ऊपर एक कब्र में 33 चीज़ों का साथ 33 गोल्ड बीड का मिलना, 2 स्टोन बीड का मिलना, 4 कॉपर बैंगल का मिलना, एक कॉन्च शेल का मिलना, ये बता रहा है कि यहाँ पर इस बंदे का, इस दफनाए हुए इंसान का स्टेटस अलग है। और कुछ स्केलेटन्स के साथ जो है वो मटके मिले हैं, वो स्टेटस अलग दर्शाते हैं कि ये थोड़ा सा गरीब टाइप का बंदा होगा इसलिए इसके साथ मटके मिले हुए हैं, तो ये स्टेटस को दर्शाते हैं। कुछ अमीर थे, कुछ गरीब थे, कुछ सम चीफ थे और कुछ उनके फॉलोअर्स थे। इस तरीके से ये सोशल डिफरेंसेस के बारे में यहाँ पे हमें पता चलता है उन कब्रों के द्वारा। आगे कह रहे हैं वर सम बरियल्स स्पॉट मेंट फॉर सर्टेन फैमिलीज, कुछ बरियल के जो स्पॉट है ना वो सर्टेन फैमिलीज के लिए कुछ अहमियत रखते हैं। समटाइम्स जो मेगालिथिक थे कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, यहाँ पर एक से ज़्यादा स्केलेटन देखने को मिलते हैं। वो इंडिकेट करते हैं कि पीपल शायद एक सेम फैमिली से बिलोंग करते हों, उनको बरी कर दिया गया हो एक ही जगह पर, दो नॉट द सेम टाइम, एक टाइम पे नहीं। वंशज यानी किसी का कोई वंशज किसी का कोई फैमिली मेम्बर्स मर गया तो उसकी जो आने वाली पीढ़ियों में कोई अगर मरेगा बाद में तो उसको वहीं दफना दिया गया है, ऐसा कुछ पता चलता है। अलग अलग टाइम पीरियड पर फैमिली के सेम बंदों को जो है वो एक ही जगह पर दफना दिया गया है। बॉडीज ऑफ दोज हु डाइड लेटर, जो बाद में मरे, वर ब्रॉट इनटू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स के थ्रू, जैसे कि हमने यहाँ पर ये पोर्ट होल्स देखे थे, इनके थ्रू ही लाया जाता था और उन बॉडीज़ को उसी जगह पर सेम जगह पर दफना दिया जाता था।
Stone circles are boulders placed on the surface, probably served as signpost to find the burial site. जो स्टोन का सर्कल और बाउल्डर्स जो सरफेस पर रखे जाते थे वो इस तरीके से रखे जाते थे तो कि ताकि वो उस पर्टिकुलर बरियल साइट का एक आइडेंटिफिकेशन बन जाए, यानी वो पहचान में आ जाए। ठीक है, तो वो इस तरीके से जो था वो उन बॉर्डर स्टोन सर्कल्स को जो थे वो इस तरीके से प्लेस करते थे, सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस व्हेन एवर दे वांटेड टू। उन्हें मतलब एक तरीके से निशानदेही कर देना, निशान बना देना कि ये बरियल साइट इस पर्टिकुलर बंदे से जुड़ा हुआ है, इस पर्टिकुलर पर्सन से जुड़ा हुआ है, और इसकी आने वाली फैमिली में अगर किसी का डेथ हो जाती है तो उसको भी यहीं पर दफनाया जाएगा। अब एक स्पेशल बरियल की बात कर रहे हैं कि स्पेशल बरियल देखने को मिलता है कहाँ पर, इनाम गांव में। इनाम गांव कहाँ पर है, इनाम गांव है आपका इस जगह पर, ये है इनाम गांव, यानी कि ये एक तरह का अर्ली विलेज है, सबसे शुरुआती दौर में आपको ये विलेज देखने को मिलेगा, उसकी बात कर रहे हैं। वहाँ पर ये एक स्पेशल बरियल देखने को मिलता है जिसको हमने अभी मैप में लोकेट करा। ये एक साइट है ऑन द रिवर गोड पर। रिवर गोड यहाँ से निकलती है, इसको आप देखेंगे, रिवर गोड का मतलब यहाँ पर हो गया गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर आप देख सकते हैं, ये मैंने जूम कर दिया, यहाँ पर ये है गोदावरी रिवर। इस रिवर की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, और यहाँ पर इस जगह पर ये है इमाम गांव आपका। यहाँ से एक बरियल साइड मिला है गॉड, अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ भीमा की एक ट्रिब्यूटरी रिवर है। इट वॉज ऑक्यूपाइड बिटवीन 3600 से लेकर 2700 साल पहले के बीच की ये बात है। हियर एडल्ट्स वर जनरली बरीड इन द ग्राउंड, यानी कि जो बुजुर्गवार हुआ करते थे उनको यहाँ पर दफनाया जाता था ज़मीन में। एंड लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ, और उनकी एक पोजिशनिंग हुआ करती थी कि उनका सर जो होगा वो नॉर्थ की तरफ होगा, इस तरीके से उनको दफनाया जाता था। कभी कभार बरियल्स वर विद इन द हाउसेज, कभी कभार बरियल्स आपको घर के अंदर भी मिल जाएंगे, ऐसे उन घर के अंदर ही लोगों को दफना दिया गया। वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन्ड फूड एंड वाटर वर प्लेस्ड विद द डेड, ये भी मानना था उनका कि उनके साथ सामान भी रख दिया, खाने पीने का सामान रख दिया, उनको खाने की ज़रूरत हो सकती है, पीने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका ये मानना था ना कि हमने पीछे पढ़ा था कि उनका एक मानना था कि वो इस दुनिया से जाकर दूसरी दुनिया में बस जाते हैं तो उनको ज़रूरत होगी, इसीलिए कुछ इंसानों के साथ आपको जो स्केलेटन मिले हैं ना जानवरों के, वो यही दिखाते हैं कि इनके खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है कि ये किसी दूसरे वर्ल्ड में जा रहे हैं तो उनको वहाँ पर ज़रूरत होगी खाने पीने की, इसलिए उनके साथ इन जानवरों को भी दफना दो। तो वो ह्यूमन स्केलेटन के साथ साथ जो है वो आपको एनिमल स्केलेटन भी देखने को मिले। One man was found buried in a large 4-legged clay jar in the courtyard of a 5-roomed house, one of the largest houses at the site, in the center of the settlement. यानी कि एक आदमी जिसको पाया गया है बहुत बड़ा, मैन वॉज फाउंड बरीड इन अ लार्ज 4-legged क्ले जार में, यानी कि एक बहुत बड़े से जार में 4 पैरों वाला क्ले जार था, उसमें उसको बरी करा गया था आंगन में, जिसमें 5 कमरे बने हुए थे और बहुत बड़ा हाउस का साइड था वो, और सेंटर में उसको दफनाया गया था सेटलमेंट के। दिस हाउस इज ऑल्सो हैड अ ग्रेनरी, यानी उसमें जो था वो एक अनाज का गोदाम भी था। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, बॉडी जो थी वो क्रॉस लेग्ड पोजिशन में थी, यानी एक टांग के ऊपर दूसरी टांग रखी हुई थी, इस तरीके से उसको पोजिशन दे रखी थी, तो वो इस तरीके से उसकी पोजिशनिंग बना रखी थी। वॉट स्केलेटल्स स्टडीज अबाउट टेल्स अस, यानी जो स्केलेटल्स हमें मिले हैं वो हमें क्या बताते हैं, इसको आप खुद पढ़िएगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और अगर मैं इसका पार्ट 3 बनाता हूँ तो वीडियो ये एंड होने वाला। बस हमें ये ऑक्यूपेशन एट इमाम गांव पढ़ना है, इसको हम पढ़ते हैं और फिर इसको वीडियो को एंड करते हैं। ये जो डिटेल दे रखी है स्केलेटल के स्टडी करने के बारे में, इसको आप खुद से पढ़िएगा। आर्कियोलॉजिस्ट को जो है वो मिले हैं गेहूँ के बीज, बारले के, चावल के, दालों के, मिलेट्स के, जैसे हम श्री अन्न कहते हैं, पीस यानी कि मटर के, और सीसेम के बीजेस आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ पर फाउंड हुए हैं इमाम गांव को, क्योंकि अर्ली विलेज है तो यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर की आपको कुछ चीज़ें एविडेंसेस मिल गए हैं। बोन्स ऑफ द नंबर ऑफ एनिमल्स, जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। मैनी बियरिंग कट मार्क्स, इनमें बहुत सी हड्डियों पर जो है कट के निशान हैं। शो मे हैव बीन यूज एज अ फूड, की इनको जानवरों को जो है वो फूड के तौर पर इस्तेमाल करा गया होगा। हैव ऑल्सो बीन फाउंड मिले हैं, इसमें इंक्लूड क्या हुए हैं, कैटल हुए, मवेशी, बफेलो यानी कि भैंस, बकरियां, भेड़, कुत्ते, घोड़े, गधे, और पिग, सांबर, स्पॉटेड डियर, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर, मंगूस, बिस, ये सारी जानवर की जो है वो अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये जानवर भी इसमें इंक्लूड करे गए हैं, यानी इनका भी शिकार होता था, इनको भी लोग खाया करते थे एज अ फूड के तौर पर।
इसके साथ ही साथ हमें कुछ चिड़ियाँ मिली हैं, क्रोकोडाइल हैं, टर्टल हैं, क्रैब एंड फिश हैं, यानी ये सब भी हमें चीज़ें मिली हैं। देयर आर एविडेंसेस, कुछ ऐसे सबूत मिले हुए हैं कि जैसे कि फ्रूट, जैसे कि बेर, आंवला, जामुन, डेट्स यानी खजूर एंड वैरायटी ऑफ बेरीज भी जो है वो कलेक्ट करी जाती थी। यानी खाने के इंतज़ाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं कि किस तरीके के जानवर इस्तेमाल करे जाते थे और फल जो थे वो कौन कौन से यहाँ पर खाए जाते थे। अब यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। यहाँ पर लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इन एविडेंसेस को यूज़ करिए टू लिस्ट द पॉसिबल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इमाम गाँव। इमाम गाँव के लोगों का क्या ऑक्यूपेशन रहा होगा, इन एविडेंसेस के थ्रू आप थोड़ा सा उस पर दिमाग लगाइए और आइडिया लगाइए क्या ऑक्यूपेशन रहा होगा इमाम गाँव का। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया। एक इमेजिनेशन करने की बात करी गई, आप इमेजिन करिए या आप पढ़िएगा और इमेजिन करिएगा। और यहाँ पर ये एक्सरसाइज दे रखी है, इस एक्सरसाइज को आप ज़रूर करिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो और मजबूत हो जाए। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं जल्दी चैप्टर 5 के साथ। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कुछ, इन पे ज़रूर गौर करिएगा क्योंकि डेट्स को थोड़ा सा मेमोराइज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है।